हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेज हैं वो फ्रिंजेज कैसे बनती हैं ये फिगर आज हम देखेंगे कि इनमें जो व्यतिकरण फ्रिंजेज बनती हैं या जो व्यतिकरण का प्रोसेस होता है तो फ्रिंजेज कैसे बनती हैं, इनके जो है दीप्त और अदीप्त फ्रिंज कब और कहाँ बनते हैं ये इस फिगर से क्लियर हो जाएगा। तो इस फिगर को देखिए। इस फिगर में ये जो है सोर्स है, ये प्रकाश का स्रोत है और ये एक पर्दा है। इस पर्दे में ये दो स्लिट हैं, S1 और S2, ये दो स्लिट हैं और ये D दूरी पर जो है यह एक पर्दा रखा गया है। इसी पर्दे पर स्क्रीन पर जो है इमेज यानी जो इसकी जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजेज है ये फ्रिंजेज बनेंगी। तो आपको पता है कि किसी भी सोर्स में जो तरंगे चलती हैं ये तरंगे ये आप ऐसे दिखाते हैं, जिसका ये जो है श्रिंग होता है और ये जो है गर्थ होता है। यह पॉजिटिव पोर्शन जो है अप साइड यह श्रिंग और ये डाउन पोर्शन जो है ये गर्थ होता है। तो जब स्रोत S से जो तरंगिकाएं चल रही हैं जब यहां पर पहुंचती हैं तो S1 और S2 यह एक नए स्रोत की तरह से कार्य करने लगते हैं। तो यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की तरफ चलने लगती हैं। अब इस तरंगिका में क्रिस्ट, ट्रफ, चूंकि ये दोनों स्रोत से समान दूरी पर हैं इसलिए S1 और S2 पर ये समान कला में पहुंचेंगी। अर्थात अगर S1 से श्रिंग स्टार्ट होता है तो S2 से भी श्रिंग स्टार्ट होगा। तो अब इसको फिगर जो फ्रिंजेज बन रही हैं, इन फ्रिंजेज को बनाने के लिए हम यहां से एकांतर क्रम में इसको खींचते हैं। तो चलिए, ये हमने एक फिगर ड्रा करने के लिए एक धागा ले लिया है। अब यहां से ये डॉट 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 हम खींचेंगे पहले सॉलिड खींच लिया आपने, उतने ही से जो है यहां से भी खींच लेंगे। ये सॉलिड लाइन हो गई। फिर अब बराबर दूरी पर अगला क्या होगा, क्रिस्ट, यानी ये डॉट 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 होगा। इसी तरह से इस दूसरे वाले से भी जो है ये डॉट डॉट होगा। अब जो तीसरा बनेगा यह तीसरा कैसा होगा, तीसरा जो होगा ये सॉलिड बनेगा। इसी तरह से यहां से भी ये जो तीसरा होगा ये सॉलिड बनेगा। अब आप अगला क्या बनेगा, डॉट डॉट वाला होगा। तो चलिए, ये डॉट डॉट हो गया। फिर यहां से ये डॉट डॉट हो गया। अब अगला जो है सॉलिड होगा, अगला सॉलिड होगा, अगला ये सॉलिड हुआ। अब ये S2 सोर्स के लिए, अब इसी तरह से अगले डिस्टेंस के लिए क्या बनेगा, सॉलिड था ये, तो अब ये डॉट डॉट आएगा। इसी तरह से यहां से फिर और अगला स्टेप होगा सॉलिड, इस तरह से ये आगे की तरफ जो है बढ़ता जाएगा। अब ये अगला डॉट डॉट, तो ये दूसरे के लिए भी डॉट डॉट होगा। अब इस फिगर को तो आपने ड्रा कर लिया। अब इस फिगर में आप ये देखेंगे कि जब इन दोनों
में श्रृंग जो है पहले का दूसरे श्रृंग के साथ मिलेगा, यानी जिसको कि हम प्रस्पंद कहते हैं। सॉलिड लाइन से ये दिखाया गया है। ये सॉलिड लाइन दोनों ये बनाएंगी दीप्त, मतलब वहां पर ये समान कला में मिलेंगे। जब समान कला में मिलेंगे तो ये बनेगा दीप्त। इसी तरह से एक का श्रृंग और दूसरे का गर्त मिलेगा तो ये विपरीत कला में होंगे, तो यह अदीप्त हो जाएगा, मतलब तीव्रता इसकी शून्य हो जाएगी। इसी तरह से जब एक तरंगिका का गर्त और दूसरे का भी गर्त मिलेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में यह मैक्सिमम होगा, तो यहां पर भी बनेगी दीप्त फ्रिंज बनेगी। तो इस तरह से अब आप ये देखिए, तो इस फिगर में ये जानने के लिए कि कौन सा दीप्त है और कौन सा अदीप्त है, तो जहां पर दोनों सॉलिड लाइन मिलेंगी उसे जो है हम दिखाएंगे ब्लैक पॉइंट से, और जहां पर जो है, या उसको खाली ओपन दिखा दीजिए, और जहां पर जो है एक डॉट और एक सॉलिड मिलेगा वहां पर ब्राइटनेस न्यूनतम हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए, अगर हम सेंटर से बात करें तो यहां पर ये डॉट डॉट, इसका भी डॉट डॉट, तो यहां पर क्या बनेगा, ब्राइट पॉइंट बनेगा। ये चलिए ब्राइट को हम ऐसे बना लेते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये भी ब्राइट बनेगा, ये पॉइंट भी ब्राइट बनेगा, ये ब्राइट बनेगा। इसी तरह से ये ब्राइट हुआ, ये भी ब्राइट हुआ और ये भी ब्राइट हुआ। तो आप ये देख रहे होंगे कि अगर हम इसको मिला दें तो यहां पर जो फ्रिंज बनेगी, यह फ्रिंज जो है दीप्त फ्रिंज बनेगी। दीप्त यानी ब्राइट फ्रिंज होगी, जिसको कि सेंट्रल फ्रिंज कहेंगे। तो ये जो है, जो ब्राइट फ्रिंज है, ये बन गए। अब आगे चलिए, इस अगले स्टेप में जो है, ये देखिए, इसका सॉलिड है, उसका डॉट है, तो इसको खाली दिखा दीजिए। ये डॉट डॉट, ये सॉलिड, ये खाली हो गया, डॉट डॉट सॉलिड खाली हो गया, डॉट डॉट सॉलिड खाली हो गया, डॉट, ये डॉट डॉट और ये सॉलिड। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये, इसको अगर हम यहां पर ये मिला दें तो यहां पर ये मिला देंगे तो क्या बनेगा, देखिए, ये बनेगा डार्क पॉइंट। इसी तरह से इधर देखें आप, तो इसका सॉलिड और इसका डॉट लाइन, ये डॉट डॉट और ये सॉलिड, इसी तरह से ये बनेगा। तो इसमें ये देख रहे हैं कि ये बनेगा इसका डार्क पॉइंट। तो इस तरह से इसकी जो सेंट्रल फ्रिंज है, या सेंट्रल फ्रिंज जो है वह डार्क होगी, यानी केंद्रीय जो है, जो फ्रिंज है वह ब्राइट फ्रिंज बनेगी, दीप्त फ्रिंज बनेगी, और उसके ऊपर और उसके नीचे डार्क फ्रिंज बनेगी, और इसके फिर पीछे यानी डार्क, फिर नीचे फिर ब्राइट। तो इस तरह से ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस एकांतर क्रम में ये बनता रहेगा। तो इस फिगर में आपने देखा कि जो है फ्रिंजेज कैसे फॉर्म हो रही हैं। फ्रिंजेज की चौड़ाई क्या होगी, और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो है व्यंजक क्या होगा, कला संबद्ध जो स्रोत है, यह स्रोत क्या होगा, व्यतिकरण के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, फ्रिंज विड्थ किन किन चीजों पर निर्भर करती है, ये जो है आगे आपको अभी समझाते हैं। कला संबद्ध स्रोत, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, यंग का द्विक झिर्री प्रयोग, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। तो कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, कोहेरेंट सोर्सेस क्या है? ऐसे स्रोतों को जिनके बीच कलांतर नियत हो, अर्थात समय के साथ न बदले, उसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, यानी कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। कला संबद्ध स्रोतों के बीच कलांतर शून्य अथवा कुछ भी हो सकता है, बशर्ते कि वह नियत होना चाहिए, जैसे 0, π/4, π/3, π/2, π, 2π, परंतु समय के साथ नियत होना चाहिए।
मतलब दोनों के बीच में चाहे 0 हो, π/2 हो, π/3 हो, π/9 हो, जो भी है वह नियत होना चाहिए। अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए दोनों स्रोत एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। जैसा कि आपने अभी उस फिगर में देखा कि एक स्रोत से जो है दो स्रोत S1 और S2 बनाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो लेजर सोर्स है, लेजर लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक, हाईली इंटेंस होती है, इसलिए दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से भी, मतलब जैसे कि कहा गया है कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण असंभव है। लेकिन जो लेजर सोर्सेस, प्रकाश के, लाइट के जो लेजर स्रोत हैं, इनसे अस्थायी व्यतिकरण उत्पन्न हो सकता है, होता है। प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या क्या शर्तें हैं? पहली शर्त, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्तियां तथा तरंग दैर्ध्य बराबर होने चाहिए, यानी आवृत्ति भी बराबर होनी चाहिए और तरंग दैर्ध्य भी बराबर होना चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम बराबर यानी समान या लगभग समान होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत से तात्पर्य है S1 और S2 जो सोर्स होते हैं, यह उसकी जो झिर्री होती है बहुत ही संकीर्ण होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। स्लिटों के बीच की दूरी d कम होनी चाहिए, यानी S1 और S2 के बीच की जो दूरी है वह कम से कम होनी चाहिए। स्रोत स्लिट संकीर्ण तथा द्विलिष्ट से दूर होना चाहिए, यानी जो मेन सोर्स की स्लिट है, यह जो है जो द्विस्लिट यानी S1 और S2 है उससे दूर होना चाहिए और संकीर्ण भी होना चाहिए। प्रकाश एक वर्णीय होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक यानी एक कलर का लाइट होना चाहिए। यदि तरंगे ध्रुवित हैं तो दोनों तरंगों के कंपन तल समान होने चाहिए। अगर ऐसा है तब व्यतिकरण संभव होता है। देखिए इसको, जैसा कि आपने फिगर देखा, इसमें इस फिगर में ही दिखाया गया था कि जब श्रृंग और गर्त मिलते हैं तो इंटेंसिटी शून्य हो जाती है, और जब श्रृंग से श्रृंग मिलता है या गर्त से गर्त मिलता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। जैसे देखिए इस फिगर में ये देख रहे होंगे आप कि जो सेंट्रल फ्रिंज बनी ये ब्राइट फ्रिंज बनी, इसके बाद ये सॉलिड और डार्क ये देख रहे होंगे, तो ये जो है डार्क फ्रिंज बनी। इसी तरह से फिर ब्राइट फ्रिंज बनी और फिर डार्क, इसी तरह से इसके नीचे। अब यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि ये जो प्रस्पंद बने, इन प्रस्पंद को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को प्रस्पंद रेखाएं कहते हैं। यानी जब श्रृंग श्रृंग से मिला या गर्त गर्त से मिला तो प्रस्पंद रेखाएं, यानी उनको मिलाने वाली जो ये बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, इसको प्रस्पंद रेखाएं। इसी तरह से ये जहां पर इंटेंसिटी शून्य हो गई थी ये निस्पंद बिंदु कहे जाते हैं, और इनको मिलाने वाली रेखा को निस्पंद रेखाएं कहते हैं। अब जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि ये फ्रिंजेज जो है कुछ ऐसी दिखाई देती हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज जो हैं ये ऐसे कुछ दिखाई देती हैं। यह d मतलब दोनों स्लिट के बीच की दूरी 0.025 mm रखी गई थी। उस दौरान बीटा की वैल्यू लगभग 1 मिलीमीटर, मतलब कि दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी जो है वह 1 मिलीमीटर यानी फ्रिंज विड्थ। तो अब यहां पर यह दिखाया गया था कि प्रस्पंद को सॉलिड लाइन, निस्पंद को डार्क लाइन। जब प्रस्पंद से प्रस्पंद मिला, मतलब ऊपर वाला पोर्शन देख रहे होंगे, तो यहां पर ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। जब ब्राइटनेस बढ़ जाएगा तो दीप्त फ्रिंज होगी। निस्पंद से निस्पंद मिलेगा, सेम कला में है, यानी सेम ये समान कला में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ये दीप्त होगा। इसी तरह से जब प्रस्पंद और निस्पंद मिलेंगे तो विपरीत कला में मिलने के नाते ये शून्य हो जाएगा और यहां पर डार्क फ्रिंज बनेगी। तो इसको लिखेंगे कैसे हम? यंग के प्रयोग की व्याख्या जो है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर की जाती है। जब एक वर्णी प्रकाश का समतल तरंगाग्र रेखा छिद्र यस पर पड़ता है तो एस भी एक प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करने लगता है, जिससे प्रत्येक दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं।
दोनों रेखा छिद्र S1 S2 S से समान दूरी पर हैं, इसलिए S से चलने वाली जो प्रकाश की तरंगे हैं यह दोनों रेखा छिद्र S1 S2 पर समान कला में पहुंचती हैं। S1 S2 से चलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं एक दूसरे पर अध्यारोपण करती हुई पर्दे पर पहुंचती हैं। S1 को केंद्र मानकर एकांतर क्रम में अविच्छिन्न मतलब कि जो सॉलिड है तथा विच्छिन्न जो कि डॉट डॉट है चाप खींचते हैं। जिन स्थानों पर दोनों तरंगिकाओं का श्रृंग या दोनों तरंगिकाओं का गर्त मिलता है उन स्थानों पर संपोषी व्यतिकरण होता है और प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। इन स्थानों को खाली वृत्तों से यहां पर माना गया है, खाली वृत्तों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इनको मिलाने वाली रेखाएं प्रस्पंद रेखाएं कहलाती हैं तथा स्थानों पर एक तरंगिका का श्रृंग यानी जिन स्थानों पर एक तरंगिका का श्रृंग और दूसरे का गर्त या पहली तरंगिका का गर्त या दूसरे का श्रृंग मिलता है वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है और तीव्रता शून्य होती है। इन स्थानों को काले बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इनको मिलाने वाली रेखाएं निष्पन्द रेखाएं कहलाती हैं। पर्दे के केंद्रीय भाग पर दीप्त फ्रिंज तथा उसके दोनों ओर अदीप्त और दीप्त फ्रिंजें एकांतर क्रम में बनती हैं। प्रकाश का व्यतिकरण प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, मतलब कि यह वेव नेचर की पुष्टि करता है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, तो यह एक सोर्स है और यह स्क्रीन है। यह स्लिट S1 और S2 यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण ये पहुंची यहां पर द्वितीयक तरंगिका, यहां से ये द्वितीयक तरंगिका पहुंची, ये पॉइंट है P। अब यह स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल D है और ये सेंटर पॉइंट से P की जो दूरी है यह X है। अगर हम इसको डॉट डॉट मिला दें सीधी रेखा तो M हो गया, इसी तरह से ये N हो जाएगा। अब दोनों स्लिटों के बीच की जो दूरी है S1 S2 वह D है, तो यहां से यहां तक की दूरी D/2 और ये नीचे D/2 होगी। अब देखिए, मान लिया दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d है तथा स्लिट से पर्दे की दूरी कैपिटल D है और पर्दे पर केंद्र बिंदु से x दूरी पर बिंदु P पर फ्रिंज का बनना दोनों स्लिटों से पहुंचने वाली तरंगों के पथांतर पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P पर निर्भर करता है। क्योंकि S1 से जो तरंग चल रही है ये दूरी कम है तो पहले पहुंचेगी और S2 से चलने वाली जो तरंग ये दूरी अधिक है तो बाद में पहुंचेगी। तो P पर अगर वह समान कला में पहुंचती हैं तो दीप्त होगा और विपरीत कला में पहुंचती हैं तो अदीप्त होगा। तो यह इस पर निर्भर करेगा कि जो पथांतर है S2P और S1P यह कितना है। तो सबसे पहले हमको यहां पर निकालना पड़ेगा कि S1P और S2P का जो अंतर है वो कितना है। तो S2P माइनस S1P बराबर n लैम्डा, n बराबर 0 1 2 3 इस तरह से मान लीजिए। तो समकोण त्रिभुज S1 M और P, तो इसमें S1P का जो स्क्वायर है बराबर हो जाएगा S1M का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब S1M जो है D के बराबर है और MP कितना होगा, M से P यहां तक की दूरी x है तो इसमें से D/2 माइनस हो जाएगा तो ये दूरी हो जाएगी x माइनस D/2 इसका स्क्वायर S1P का स्क्वायर। इसी तरह से समकोण त्रिभुज S2NP में निकाल लेंगे तो S2P का होल स्क्वायर बराबर S2N का होल स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर। अब ये S2N D के बराबर है और ये नीचे x प्लस D/2 हो गया तो S2P होल स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर। अब S2P होल स्क्वायर माइनस S1P होल स्क्वायर इसका डिफरेंस निकालिए तो पहले का ये हो गया D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 का स्क्वायर। अब इसे जो है इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दीजिए तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहां देखिए ये D स्क्वायर माइनस प्लस D स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, x प्लस D का होल स्क्वायर D/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, तो पहले में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी। a प्लस बी जब करेंगे तो यहां से माइनस D/2 दोनों कट जाएगा
और यहां से ये -x और +x कट जाएगा, तो यहां से मिल गया x और x, ये 2x, x और x मिलकर के यहां पर 2x इंटू d/2 d/2 d, तो 2xd। और s2p होल स्क्वायर माइनस s1p होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूले से s2p प्लस s1p और s2p माइनस s1p। अब s2p माइनस s1p जो पाथ डिफरेंस फाइंड करना है, तो ये बराबर हो गया 2xd अपान s2p प्लस s1p। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि x और d की वैल्यू जो है, x और स्मॉल d की वैल्यू कैपिटल D की तुलना में बहुत ही कम है। जब बहुत ही कम है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, यानी s2p जो है और s1p कितना हो जाएगा, s1p को s1m मान सकते हैं, तो ये बराबर d के हो गया। इसी तरह से s2p s2n के बराबर हो जाएगा, दैट इज d। अब ये वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो s2p माइनस s1p बराबर 2xd अपान d प्लस d 2d, ये 2 से 2 कट गया, xd बाई कैपिटल D, तो ये पथांतर हो गया s2p माइनस s1p बराबर xd अपान कैपिटल D, ये पथांतर हो गया। अब इसी पर निर्भर करता है, तो बिंदु P पर मान लेते हैं कि mवें क्रम की दीप्त फ्रिंज हेतु क्या होगा, तो जो पथांतर है s2p माइनस s1p बराबर सफिक्स ले लिया हमने xm d अपान d बराबर m लैम्डा, m का मान 0 1 2 3, तो अगर हम m का मान 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यानी यहां से पहले निकाल लेंगे xm बराबर, तो xm क्या बताता है, xm ये बताता है कि जो mवीं फ्रिंज है वह सेंट्रल फ्रिंज से कितनी दूरी पर है, ये दूरी बताता है। तो m बराबर अगर 0 करते हैं तो x0 बराबर 0, यानी यह केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होगी। m बराबर 1 रखते हैं तो प्रथम दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी निकलेगी। इसी तरह से m बराबर 2 रखते हैं तो x2 2 लैम्डा d अपान d, यह द्वितीय फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी निकलेगी। इसी तरह से हम अलग अलग फ्रिंजों के लिए निकाल सकते हैं। तो दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है mवी और m+1वीं दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी के बराबर होगा, तो बीटा से इसको प्रदर्शित करते हैं या w से, तो बराबर xm+1 माइनस xm, वैल्यू पुट करेंगे तो m+1 लैम्डा d अपान d माइनस m लैम्डा d अपान d, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस m लैम्डा d अपान d ये कट जाएगा, मिल जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपान स्मॉल d, अर्थात जो बीटा की वैल्यू है ये हो गई लैम्डा कैपिटल D अपान d। इसी तरह से यदि बिंदु P पर mवें क्रम की अदीप्त फ्रिंज है तो उसके लिए क्या होगा, जो पाथ डिफरेंस है यह xm d अपान कैपिटल D का मान 2m-1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, या यहां पर आप m-1/2 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अदीप्त फ्रिंज के लिए m का मान 1 से शुरू होता है, 1 2 3, और दीप्त फ्रिंज के लिए 0 से शुरू होता है, क्योंकि जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वह हमेशा दीप्त फ्रिंज होती है। तो xm बराबर 2m-1 लैम्डा d अपान 2d आ जाएगा। इसी तरह से अगर m का मान 1 रखते हैं तो x1 बराबर मिल जाएगा लैम्डा d अपान 2d, यानी प्रथम अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज दीप्त फ्रिंज से दूरी। इसी तरह से दूसरे का निकल जाएगा, और अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वह mवीं और m+1वीं अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी के बराबर होगा। अब देखिए, तो इसको आप लिख सकते हो xm+1 माइनस xm, ये वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये कट के आ जाएगा 2 लैम्डा d अपान 2d, ये जो है यहां से कट जाएगा 1 और यहां से लैम्डा कट जाएगा, तो बीटा बराबर लैम्डा d अपान d मिल जाएगा। फ्रिंज की चौड़ाई विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या होगी, तो किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। किन्हीं दो क्रमागत माने क्रम से दीप्त अथवा अदीप्त, इसे बीटा या w से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये देखिए, एक ये पैटर्न आपको दिख रहा, इस पैटर्न में ये जो येलो पोर्शन दिख रहे हैं इसको ब्राइट और ये ब्लूइश पोर्शन जो है ये डार्क फ्रिंज को शो कर रहा है। तो यहां पर
यह एक फ्रिंज दीप्त और यह दूसरी दीप्त, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी जो है यह दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी। इसी तरह से ये अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अब ये भी होता है बीटा बराबर लैम्डा डी अपान डी, और ये भी निकला है बीटा बराबर लैम्डा डी अपान डी। इसका मतलब हो गया कि व्यतिकरण में जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वह दीप्त फ्रिंज हो या अदीप्त फ्रिंज हो, दोनों के लिए समान होती है, यानी दोनों की चौड़ाई जो है आपस में बराबर होती है। फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई एंगुलर विड्थ क्या होता है, मतलब ये एंगल के टर्म में है। तो ये जो फिगर है, इस फिगर में अगर हम इस सेंट्रल पॉइंट को P पर मिला दें तो यह x अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा, एमवी फ्रिंज यहां पर बन रही है, इसलिए इस कोण को जो है थीटा एम लिया गया है। तो यदि एमवे क्रम की दीप्त फ्रिंज की पर्दे पर कोणीय स्थिति थीटा एम है, यानी ये थीटा एम है, तो एक्चुअल में यहां पर d का मान जो कैपिटल D है और ये x है, कैपिटल D का मान x के कंपैरेटिवली बहुत ही लार्ज है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये बहुत ही छोटा है और बेस बहुत ही बड़ा है। इसका मतलब हो गया कि जो कोण बनेगा यह बहुत ही छोटा होगा। जब छोटा होगा तो हम थीटा एम को tan थीटा मान सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे tan थीटा मान के ही निकालेंगे। तो थीटा एम बराबर tan थीटा। अब tan थीटा बराबर यहां से क्या मिलेगा, PO बटा O, ये जो पॉइंट है आप ले लिया गया है, इसके बराबर होगा, अर्थात x बटा कैपिटल D, यानी xm बटा कैपिटल D ले लेंगे। तो xm बटा कैपिटल D, xm का मान है m लैम्डा D अपान D और ये अपान D। अब यहां से कैपिटल D कट जाएगा, m लैम्डा बटा D, ये थीटा m का मान हो गया। अब थीटा m प्लस 1, यानी अगर m प्लस 1 में फ्रिंज अगर होगी तो उसकी कोणीय चौड़ाई कितनी होगी, तो m प्लस 1 लैम्डा अपान D होगा। तो दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच जो कोणीय दूरी है, कोणीय दूरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पर जो है एंगुलर, तो इसे ही जो है हम यहां फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। तो थीटा बराबर थीटा एम प्लस 1 माइनस थीटा एम। थीटा एम प्लस 1 का मान है m प्लस 1 लैम्डा अपान स्मॉल d माइनस m लैम्डा अपान d। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m लैम्डा अपान d ये कट जाएगा, मिल जाएगा 1 इंटू लैम्डा अपान d, अर्थात फ्रिंज की जो कोणीय चौड़ाई है ये थीटा बराबर लैम्डा अपान स्मॉल d। अब ये देख रहे हैं कि कोणीय चौड़ाई में कैपिटल D नहीं आया है, इसका मतलब है कि कैपिटल D पर कोणीय चौड़ाई निर्भर नहीं करती है। फ्रिंज की चौड़ाई की निर्भरता, यानी फ्रिंज जो है किन किन बातों पर, फ्रिंज की जो चौड़ाई है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो फ्रिंज की चौड़ाई का जो सूत्र है ये बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल D अपान स्मॉल d है, अर्थात बीटा प्रोपोर्शनल लैम्डा। तो इसका मतलब है कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर, यानी लैम्डा का मान अगर बढ़ेगा तो बीटा का मान बढ़ेगा। तो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। यानी अगर हम जो है अगर ब्लू कलर का प्रकाश हम यूज कर रहे थे, अगर उसकी जगह पे रेड लाइट अगर हम प्रकाश यूज करें तो उसकी तरंगदैर्ध्य बढ़ जाएगी, तो जो फ्रिंज विड्थ मिलेगी वह भी बढ़ जाएगी। बीटा प्रोपोर्शनल कैपिटल D जो है दोनों स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी है। अगर यह दूरी बढ़ा दी जाती है तो बीटा का मान बढ़ जाएगा। बीटा प्रोपोर्शनल 1 अपान स्मॉल d दोनों स्लिट S1 S2 के बीच की दूरी है, S1 S2 के बीच की दूरी है। अगर उस दूरी को घटाते हैं तो बीटा बढ़ेगा और उस दूरी को बढ़ाते हैं तो बीटा घटेगा, बढ़ेगा, ये रेसिप्रोकल है। तो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी और दूरी घटाने पर फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी।
कोड़े फ्रिंज की चौड़ाई स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी डी पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि इस फार्मूले में थीटा बराबर लैम्डा अपान स्मॉल डी मिलता है, कैपिटल डी नहीं आता है।